बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के लेक्चर को, और चैप्टर 2 का नाम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम सबसे पहले चैप्टर नेम पे फोकस करेंगे कि चैप्टर का जो नेम है उसमें क्या चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। जैसे कि चैप्टर नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट मीन्स कि हम एटम के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे या उसको डिस्क्राइब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम फर्दर ये देखेंगे एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेज दैट व्हाट इज़ एटम। तो बेटा देखें, एटम आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये चीज़ हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी थी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एक साइंटिस्ट था हमारे पास डेमोक्राइटस, उसने इस वर्ड को डिस्क्राइब किया था, और ये ग्रीक वर्ड है दैट इज़ एटमॉस। और एटमॉस से ये आगे से डिस्क्राइब होकर आपके पास क्या आया था, वर्ड एटम। और एटमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। एटम आपके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना है। ठीक हो गया। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा दोबारा से इस चीज़ को देखें, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम एक वर्ड एटमोस ग्रीक वर्ड से आगे से डिस्क्राइब हुआ, और उस वर्ड को हमने शॉर्ट फॉर्म में एटम नाम दिया था, और उसका मतलब है इनडिविजिबल, मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता। और एटम सबसे छोटा है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं वो आपके पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर। देन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप ये क्लियर देख सकते हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रल चार्जेस प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये जो आपके पास सी ग्रीन ग्रीन स्काई कलर में नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स कि वो न्यूट्रल है। और नेगेटिव येलो में आपको दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव चार्जेस हैं। और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमने देखा कि वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर। यहाँ तक एटम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसके थ्रू उसने हमें बताया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स, उनकी अरेंजमेंट बताइए हमें। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हमें एक और चीज़ थोड़ी सी इसकी बैक एंड हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था। क्योंकि इससे पहले एक साइंटिस्ट था हमारे पास, जे थॉमसन। उस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि आपके पास जो एक एटम है उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे स्प्रेड हुए हुए, ये आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्प्रेड हुए हुए हैं पूरी शीट में। ये जो आपके पास येलो मस्टर्ड में नज़र आ रहा है, ये पूरा पॉजिटिव चार्जेस की एक शीट है। और ये जो आपके पास ब्लू में है, ये आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल का। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था, उसके मॉडल का नाम क्या रखा गया था, प्लम पुडिंग मॉडल। क्योंकि उसके अंदर जिस तरह पुडिंग हुई हुई होती है, जिस तरह चॉकलेट चिप बिस्किट आप देख लें, उसके ऊपर चॉकलेट की पुडिंग हुई हुई होती है, इसी तरह उसने इसको एक नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। क्योंकि उसके मुताबिक ये था कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पुडिंग हुई हुई है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक शीट है।
ठीक है। और उसमें देखें, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रेज जा रही हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रही हैं, ये कहीं से भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो कुछ टाइम तक तो इस एक्सपेरिमेंट को ठीक माना गया, इसको ठीक कहा गया, लेकिन जैसे जैसे फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट्स आते गए तो इसके आपके पास जो मॉडल था उसके डिफेक्ट्स निकाल के इसका एक नया मॉडल डिस्क्राइब किया गया था, वो रदरफोर्ड ने डिस्क्राइब किया था 1911 में। नीचे आपके पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का भी मॉडल नज़र आ रहा है। यहाँ देखें कोई खास चेंज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये जो रेड बॉल है ये आपके पास एक न्यू डिस्कवरी थी। अब ये देखेंगे ये क्या चीज़ है। सारी लाइंस देखें स्ट्रेट पास कर रही हैं, लेकिन ये जो एक लाइन है ये डिफ्लेक्ट हुई है। अब हम ये देखेंगे ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई। एक्सपेरिमेंट क्या था और इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई, हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। जी बेटा, यहाँ पे सबसे पहले यूज़ हुआ था सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो लाइट थी, बीम ऑफ लाइट पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे थे। थिन गोल्ड फॉयल, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और यहाँ से ये देखा गया था इस स्क्रीन को, ये जो आपके पास गोल्ड फॉयल है इसकी थिकनेस है आपके पास 0.0004 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है। और ये सेंटर में रखा गया था और इसके सराउंडिंग में फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई थी, और थोड़ा सा यहाँ पर गैप था जहाँ से लाइट पार्टिकल, बीम ऑफ पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स ने पास करना था। अब देखें आप, यहाँ से जब लाइट पास कर गई तो पास करने के बाद कुछ रेज स्ट्रेट हैं, कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड हैं और कुछ बाउंस बैक हो गई हैं, ऐसे ही है। अब हमने ये देखना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ऐसा क्यों है, जबकि हमने लास्ट में ये देखा था कि आपके पास जो जे थॉमसन में सारी रेज स्ट्रेट पास कर रही थी, लेकिन रदरफोर्ड में सारी रेज स्ट्रेट पास नहीं कर रही थी। वो क्यों नहीं कर रही थी ये अब हम देखेंगे। हाँ जी, इसका एक्सपेरिमेंट था क्या, जब उसने यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लगाया और लाइट को पास करवाया तो ये डिफ्लेक्ट कर रहे थे। अब बारी बारी इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया गया, कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, वो अब आप यहाँ देखें। फर्स्ट देखें, जब यहाँ पर रे आ रही थी तो वो यहाँ टकराने के बाद स्लाइटली स्मॉल डिफ्लेक्शन उसने शो की है, ऐसा ही है। सेकंड देखें, अगली रे बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गई, फिर रेज बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गई, फिर उसने डिफ्लेक्शन शो की, लार्ज डिफ्लेक्शन शो की है, ऐसा ही है। फिर नेक्स्ट स्ट्रेट पास कर रही है, फिर टर्न बैक, वो मूव ही नहीं आगे किया, उसने आगे पास ही नहीं किया, वो टर्न बैक हो गया। देन फिर लाइन स्ट्रेट पास कर गई, ये स्ट्रेट ही पास कर रही, इट मीन्स कि मैक्सिमम स्ट्रेट पास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की और कुछ ने बिल्कुल ही टर्न बैक, वो आगे मूव ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी है इस तरह से जिसमें ज़्यादातर स्पेस खाली है, एम्प्टी है, लेकिन इसके सेंटर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपके पास कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है, ठीक है। वो जो हैवी पार्टिकल है वो डिस्कवर किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहाँ देखें क्या था कि आपको ये बात पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में थे। तो अब ये जो न्यूक्लियस था ये वो चीज़ थी जिसको रेज आके डिफ्लेक्ट बैक करती थी, या ग्रेट डिफ्लेक्शन शो करती थी, या स्लाइटली डिफ्लेक्टेड होते थे।
और ये वो बाकी एरिया था जहाँ से रेज स्ट्रेट पास कर रही थी। जहाँ न्यूक्लियस आता था वहाँ पे रे डिफ्लेक्ट बैक होती थी या लार्ज डिफ्लेक्शन शो करती थी। अंडरस्टैंड? इस डिफ्लेक्शन के थ्रू हमें अंदाज़ा हुआ कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसमें आपके पास है एक डेंस पार्टिकल है, और वो डेंस पार्टिकल कहीं सेंटर में मौजूद है, जिसमें दो चीज़ें हमें अंदाज़ा हुई, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं उसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आपको एक नाम जो दिया गया था, इसको प्लैनेटरी मॉडल कहा गया था, क्योंकि ये एक सोलर सिस्टम की इसकी शेप थी, इसलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल कहा गया। एटम आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, जो एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, अब जो ये रीजन डिस्क्राइब किया गया था, ये जो रीजन है डिफाइन किया गया था, इसको फिर इसी साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया कि भाई इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक हो गया। फिर से वही बात, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और किसके ऊपर रिवॉल्व करते हैं? वो सर्कल में जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो किसके ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं? वो एक ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करती है, जो इस इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमने में मदद करती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जो इलेक्ट्रॉन को गिरने नहीं देती, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ, जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट्स हुए उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक था, कोई ना कोई उसके डिफेक्ट्स थे। उसी तरह इस साइंटिस्ट के भी डिफेक्ट्स थे। इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उससे पहले ये डिफाइन किया गया कि कोई चीज़ है, कोई डेंस पार्टिकल है जो कि इस एटम के सेंटर में मौजूद है, और फिर उस डेंस पार्टिकल के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर डिफाइन किया गया कि वो एक न्यूक्लियस था। ठीक हो गया। अब उसके डिफेक्ट्स ये थे, उसने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, ये बात हमने अभी देखी, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है, वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है। तो देखें, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जब उसकी एनर्जी सारी इमिट हो जाएगी। ऐसा ही है, तो फिर तो एटम ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये चीज़ तो नहीं थी, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा, तो फिर तो दुनिया ही तबाह हो जाएगा, अगर सारा एटम ही खत्म हो जाए तो। दूसरी तरफ उसने ये कहा कि अब देखें, उसके बजाय उसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये था कि एटम कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है। इट मीन्स कि उसका जो स्पेक्ट्रम उसको मिल रहा है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। इन चीज़ों को डिफेक्ट्स में कहा गया कि ये इसके डिफेक्ट्स हैं, ये जो इसने दो बातें कही ये गलत हैं, और फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करके इसके डिफेक्ट्स को ठीक कर दिया गया। जैसे जे थॉमसन के डिफेक्ट्स को ठीक किया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने, एंड देन अब रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे वो नेक्स्ट साइंटिस्ट था, उसने इसको एक्सप्लेन किया था, और उस साइंटिस्ट का नाम था जी बोहर नाम था, नील बोहर, और उसने बोहर एटॉमिक थ्योरी के थ्रू फिर एक्सप्लेन किया 1913 में, जबकि 1911 में 2 साल बाद 1913 में बोहर ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो इसके डिफेक्ट्स हैं उसको फर्दर फिर बोहर ने एक्सप्लेन किया था। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब देखें, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये स्ट्रक्चर, कि एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाले शेल में आता जा रहा है, और एक टाइम आ रहा है वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर। तो फिर यहाँ ये तो फिर ये बज़ाहिर हुआ कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन से फिर रिलीज करेंगे ना, सबकी एक ही क्लासिफिकेशन होगी, तो वो रिलीज करेंगे तो उनका एटम न्यूक्लियस ब्लास्ट कर जाएगा, और न्यूक्लियस ब्लास्ट करेगा तो एटम खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो वो चीज़ गलत थी। और यहाँ पर इसके अब चूँकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा था रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो फिर वो कहता था कि फिर इसकी जो स्पेक्ट्रम शो होगी वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हों जब तक अपने शेल में, तो वो ना तो एनर्जी रिलीज करेंगे ना ही गेन करेंगे। जब वो लोअर शेल में
या हायर शेल की तरफ मूव करेंगे तो वह एनर्जी रिलीज और गेन करेंगे, तो तब आपके पास कौन सा स्पेक्ट्रम शो होगा, लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था। फिर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था उसने बताया था कि वो एक लाइन स्पेक्ट्रम है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। अंडरस्टैंड? आई होप आप सबको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड टॉपिक से तो बेटा आप लोग पूछें, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पहले पूछें, देन आई विल आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।